हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है सुमन सिंह राजपूत और अगर आप एनसीईआरटी से चैप्टर 12 कंप्लीट कर रहे हैं जो कि नाम है आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप जाके आप देख लें, उसके बाद पार्ट 3 पढ़ें। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर जो पार्ट 2 है इसका वो ख़त्म वहाँ तक ख़त्म हो जाने का। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब फिर आपको पढ़ना है। कल हम लोगों ने चार्ट बनाया था कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। प्रोसेस हम लोग क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट जो कि हम लोग पढ़ लिए फर्स्ट टाइम। अब आता है हम लोग का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एक अच्छा फार्मर बनने के लिए हम लोग कितना तरीके से करना था। हम लोगों को 3 प्रोसेस से होकर के गुजरना था। सबसे पहले करना था क्रॉप वैरायटी में इम्प्रूवमेंट, फिर करना था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और तीसरा करना है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो दूसरे में पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप को, तो उसमें आपको कैसे 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 मैनेज करना है। हमें पता है कि हमारे इन इंडिया एज द एग्रीकल्चर बेस जो है वो स्मॉल और लार्ज फार्म पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फार्मर छोटे छोटे एरिया पे करते हैं, बहुत सारा फार्मर बड़े एरिया पे करते हैं। डिपेंड करता है कि उसके पास कितना पैसा है, कितना ज़मीन है और उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वो एडवांस कितना है। ठीक है, एडवांस का मतलब उसके पास बहुत सारे वो आते हैं ना, कंबाइंड हार्वेस्टर ये सब, तो वो सब कितना वो डिपेंड करता है। ठीक, तो टोटली आप जानिए कि जो फार्मर है वो डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल कंडीशन पे कि फार्मिंग कैसा होने वाला है। पूरा फार्मर इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, देर आर कोरिलेशन बिटवीन द इनपुट्स एंड एल्ड्स। एग्जैक्टली, जितना आप इनपुट्स लगाएंगे, इनपुट्स करेंगे, उतना ही आपको उपजाऊ चीज़ मिलेगा, उतना ही आपको अनाज मिलेगा। आप चाहिएगा कि फर्टिलाइज़र दे ही नहीं, आप चाहिएगा मैन्योर दे ही नहीं, तो फिर दे ही नहीं तो कैसे फिर हो पाएगा, यील्ड नहीं आ पाएगा आपका ना। तो आपको उसमें खर्च करना पड़ेगा हाई, थोड़ा सा कॉस्ट तो पड़ता ही है। तो सब कुछ आपको देख करके चलना है। तो परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसमें आपको 3 तरीके, या तो नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो ये जो 3 प्रोडक्शन है ना, यही डिपेंड करेगा कि आपका यील्ड कितना आएगा। ठीक है, मतलब आपको अनाज कितना आएगा। तो क्रॉप न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में क्या है कि सबसे पहले आपको प्रोडक्शन, अगर आपको प्रोडक्शन देखना है ना, तो आपको सबसे पहले न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें तो पता है कि सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इस स्टैंजा में मेनली आप लोग को ये पढ़ना है कि न्यूट्रिएंट जो सप्लाई होता है ना प्लांट्स में, वो या तो एयर में, वाटर से, या तो सॉइल से। एयर से भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सॉइल को, वाटर से भी मिल जाते हैं और सॉइल से भी उसको ट्रांसफ़र हो जाते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट्स को देयर आर द सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच एसेंशियल फॉर प्लांट्स। एयर से क्या मिल जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल, मतलब हाइड्रोजन चाहिए तो वाटर से ले लेता है। सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। एमंग्स दीज सम आर द रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब फिर उसके अलावा जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, उसके अलावा क्रॉप को 13 तरीके का और न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जिसमें कि कुछ कुछ उसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब कि थोड़ा सा में काम नहीं चलेगा, और कुछ कुछ उसको बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है ना क्रॉप को, हम उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो कम अमाउंट में चाहिए होता है वो उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब आप सोच कम भी देंगे ना तो काम चल जाएगा, प्लांट मरेगा नहीं। लेकिन माइक्रो अगर बढ़िया से नहीं मिला ना तो वो मर जाएगा, कौन, प्लांट। तो मैम कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये है आपका NPK, कहते हैं इसको, NPK रेशियो में रहता है प्रेजेंट। ठीक है, और एक होता है माइक्रो, मतलब कम है तो चल जाएगा, जैसे आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम लोग इसमें दूसरा प्रोसेस पढ़ रहे थे जिसमें नाम है आपका मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और उसमें आपको पढ़ना है न्यूट्रिएंट सप्लाई। न्यूट्रिएंट्स सप्लाई 2 तरीके का होता है, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। फिर आपको मिलेगा कि एयर से कहाँ से मिलता है, फिर आपको वाटर से क्या मिलता है प्लांट्स को। ठीक है, समझ में आ गया। NPK, आयरन, मैग्नीज, ये सब यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों, वो हम लोग को पढ़ना है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर किसी भी चीज़ का डेफिशिएंसी होगा ना तो उसमें किस में इफेक्ट आएगा, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, और सब्सेप्टिबिलिटी टू डिजीज़, मतलब हो सकता है कि डिजीज़ भी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको बढ़िया ये अनाज चाहिए उपजाऊ, मतलब आप जितना भी इनपुट डालें हैं, तो आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि आप लोग को सॉइल को जो ना स्वस्थ बनाना पड़ेगा, मिट्टी को स्वस्थ बनाना पड़ेगा, इनरिच्ड करना पड़ेगा, ताकि
क्रॉप को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएँ। आप पत्ते में थोड़ी ना डालते हैं, हम लोग सॉइल में ही ना डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह आता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उसको बोलते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट को, और हम उसको मैक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर उसको स्मॉल अमाउंट में मिलेगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, वो मर सकता है। फिर बोल रहा है कि हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है प्लांट को। तो लिख सकते हैं आप कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वे टू गेट न्यूट्रिएंट्स, द फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम सॉइल, एंड फिर आप वहाँ पे आप डिफाइन कर दीजिए आगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया समझ में। आते हैं नेक्स्ट। अब आता है कि मैन्योर क्या होता है। मैम देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि जिस तरीके से मैक्रो और माइक्रो इम्पॉर्टेंट है, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा सकते हैं अपने क्रॉप के लिए। जैसे कि मैन्योर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप बढ़िया स्वस्थ करना चाहते हैं प्लांट को तो मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है मैन्योर। सॉरी बच्चों, इफ़ यू गेट डिस्टर्ब बाय दिस साउंड। नाउ व्हाट इज़ मैन्योर मैम। सबसे पहले मैन्योर, ठीक है। देखिए एक्चुअली में पता है क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या फिर ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक का मतलब मैंने पहले बताया जिंदा, ठीक है, एक तरीके से मतलब जो जिंदा लोगों से मिलता है, जैसे कि मैम प्लांट से, जैसे कि मैम एनिमल्स से, ये सब चीज़ों से मिलेगा ना आपको, तो वो ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो मैन्योर है ना, वो आपका ऑर्गेनिक मैटर से ही प्रिपेयर होता है। जैसे मान लिया डिग कर लीजिए, उसमें सारा कचरा दे दीजिए, गाय का गोबर ये सब दे दीजिए, या फिर काऊ डंग दे दीजिए, या फिर वेजिटेबल्स, प्लांट्स, ये सब दे दीजिए, ठीक है, ये सब दे दीजिए, ठीक है। तो हमको पता है गैस रिलीज़ कर, इसको गोबर गैस बोलते हैं। तो ये कुछ दिनों के बाद इसको ढक दीजिए, इसमें से एयर के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं पाइप लगाकर, लेकिन इसका अंदर जो चीज़ है ना, वो बन गया आपका क्या, वो बन गया आपका मैन्योर। तो आप एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट मैं और ये सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका खासियत क्या है ना बच्चों, कि ये है ना आपको पूरा बढ़िया तो कर देगा। इसका खासियत क्या है कि आपको बढ़िया कर देगा, क्या, मिट्टी का फर्टिलिटी को बहुत बढ़िया। लेकिन ये है ना कि इसमें थोड़ा ना ज़्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू दिस सॉइल ये प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं, और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि मैम कभी भी मिट्टी को ख़राब नहीं कर सकता ये। देखते होंगे आप लोग किसान लोग जो कचरा फेंकते हैं ना, सभी को एक है ना इकट्ठा हो जाता है, और फिर काऊ डंग का जो ये बानी ये सब होता है, क्या कहते हैं उसको, वॉटेवर एशेस, हाँ, राख ये सब जो होता है, हमारे बिहार में उसको बानी बोलते हैं, पता नहीं कुछ बोलते हैं। तो जो एशेस वगैरह होते हैं ना, तो वो सब छिड़कते हुए देखे होंगे आप लोग, अगर आपके कोई भी फादर ये सब अगर फार्मर है या फिर फार्मिंग करवाते हैं तो, ठीक है। तो ये होता क्या है कि बल्क अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर, ये सब में हेल्प करता है। मतलब मैम मैन्योर ठीक है, लेकिन बस यही थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा यही डिसएडवांटेज इसका ये ना मैम कि एक तो ये स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी देता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग, उतना एनिमल एक्सक्रीट दिए हैं, फिर लाएगा, फिर मेहनत करेंगे, बाप रे, इतना फार्मर करते करते तो थक ही जाएंगे, लेकिन थकते नहीं है। ये मैन्योर का फ़ायदा, आप मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैम इसका कोई इजी तरीका नहीं है, उतना हम पहले सबको एक गड्ढा करेंगे फिर एक जगह रखेंगे। तो आप है ना उसको कंपोस्ट, इसका मतलब रिसाइकलिंग जो है ना वेस्ट, उसको आप है ना चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि कंपोस्ट होता है, एक होता है वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट का तो पता है क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव एक्सक्रिएटर, काउडर, वेजिटेबल वेस्ट कैन रिफ्यूज डोमेस्टिक वेस्ट, स्ट्रॉ इरेडिकेशन, इरेडिकेटेड वीड्स, हिट डिकम्पोजिट पिट्स नोन एज द कंपोजिट। मतलब आप पिट्स में अगर कर रहे, गड्ढा में कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। द कंपोज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर आप गड्ढा वड्ढा में कर दिए, जैसे मैन्योर है, तो आप नॉर्मली जितना काउडंग वगैरह है, एनिमल एक्सक्रिएट है, ये सब है, उन सब से प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आप इसी का टाइप है कंपोस्ट, अगर आप डिग करके उसको इकट्ठा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा कंपोस्ट। लेकिन अगर आप है ना वो केचुआ ये सब नहीं दे देते हैं, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। मतलब मैम कंपोस्ट तो कर रहे हैं, रिसाइकल तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी मदद से, अर्थ फॉर्म की मदद से। तो वो लोग पता है क्या करते हैं, फट 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 मिट्टी में जाते हैं, अंदर मिट्टी में जाके अंदर में जाके मिट्टी को बढ़िया से फर्टिलिटी जल्दी जल्दी कर देते हैं, टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। समझ में आ गया। मैन्योर, टाइप्स ऑफ मैन्योर, मतलब मैन्योर बनाने का और भी बहुत सारा तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैन्योर, कंपोस्ट। और अगर आप कंपोस्ट करते हैं विथ द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, तो हम उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। एक और है जिसका नाम है ग्रीन मैन्योर। प्रायर ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप सीड, सम प्लांट लाइक सन हेम्प और गुआर आर ग्रोन एंड देन मल्च बाई प्लगिंग
then them, plugging them into the soil. These green plant thus turn into green manure which help in the, मतलब दो ही आपको याद रखना है, पहले आपको इसमें याद रखना है इसमें आपको क्या है, ये ग्रीन मैन्योर, ठीक है, ग्रीन मैन्योर, ठीक है। आपको ग्रीन मैन्योर क्या है, सन हेम्प नाम है, सन हेम्प, और एक क्या नाम है, गुआर। आप इसको छोटे छोटे प्लांट को क्या करो ना बच्चों की, इसको है ना, इसको मिट्टी में डाल दो, इस दोनों प्लांट को मिट्टी में डाल के थोड़ा सा ना मिल्च करवा दो, मतलब थोड़ा सा चलवा दो, किसी प्लगिंग वगैरह, खेती प्लग वगैरह, मल्च बाई द प्लगिंग, मतलब हल वगैरह चला दीजिए, तो मिट्टी में ना छोटे छोटे प्लांट मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा तो ये ना प्रोवाइड कर देगा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये दो जो छोटा छोटा प्लांट जो है वो। समझ में आ गया बढ़िया से, यहाँ तक मैं आशा करती हूँ, आई होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है फर्टिलाइजर, जस्ट अपोजिट टू द मैन्योर। जिस तरीके से मैन्योर बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, जिस तरीके से मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका जस्ट अपोजिट है। ये तो मैम फट से कॉमर्शियली मैम फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है ये, ठीक है। और ये है ना नाइट्रोजन सप्लाई करता है, फॉस्फोरस पोटेशियम, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम भी ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, ये, और ये माइक्रो तुम्हारा मैन्योर, ठीक है। तो वेजिटेटिव ये सब इंश्योर करेगा कि लीव्स बढ़िया हो, ब्रांच बढ़िया हो, फ्लावर बढ़िया हो, हेल्दी प्लांट हो। फर्टिलाइज़र जो होता है ना वो हायर यील्ड एंड हाई कॉस्ट फार्मिंग है, एक्चुअली में फर्टिलाइज़र बहुत महंगा मिलता है बच्चों, गवर्नमेंट इंसेंटिव तो देती है फर्टिलाइज़र वगैरह खरीदने के लिए फार्मर्स को, बट फिर भी थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है ना, तो कॉस्ट चार्ज तो लगेगा ही सब चीज़ का, ठीक। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है बच्चों को, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो आपकी मिट्टी का ना फर्टिलिटी को ख़राब कर देगा, ये मिट्टी आपको ख़राब हो जाएगा फिर, मतलब आप कुछ क्रॉप अगर उगाएंगे, तो अगर आप फर्टिलाइज़र एक्सेसिव फर्टिलाइज़र कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हो सकता है कि आपका फर्टिलिटी कम हो जाए, नेक्स्ट अगर क्रॉप उगाएं तो वो अच्छे से ना उग पाए। या फिर ये पता है वाटर पॉल्यूशन भी करता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा इरिगेशन आप कर देंगे, पानी अगर ज़्यादा दे देते हैं आप, तो वो जाके मिट्टी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो वो जितने भी फर्टिलाइजर्स के में केमिकल्स जो है वो रह जाएंगे, और वो बह जाएंगे, आगे जाके बह जाएंगे, और पानी में अगर वो मिल जाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। और इसको आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल नॉट रिप्लेनिश, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितने हैं वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल से बना हुआ है ना फर्टिलाइज़र, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेगा अरे बाप रे क्या आ गया, दवाई जहर है उसके लिए, तो सब मर जाएगा, तो रिप्लेनिश नहीं होगा, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म के लिए मैन्योर बेस्ट है। इसलिए देखते हैं कि फार्मर लोग जल्दी ये सब यूज़ नहीं करते, तो बोलेंगे भाई तुम अभी दे दोगे लेकिन मेरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, उसका क्या। इज बिसाइड ऑफ दिस यही बोल रहा है कि डिफरेंस लिखना है आपको, किस चीज़ का, मैन्योर का और फर्टिलाइजर्स का, बहुत डिफरेंस है मैम। सबसे पहले मैन्योर ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। दूसरा मैन्योर जो है मैम वो बहुत ही, देखिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अगर आप डिफरेंस लिखेंगे, मैन्योर फर्टिलाइजर, ये तो पहले ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये मैम लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, ठीक है। हम इसको ये हम लोग इसको ऑर्गेनिक मैटर से प्रिपेयर करते हैं और इसको हम लोग केमिकल प्रिपेयर करते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख दीजिए और इसका भी एग्जांपल लिख लीजिए, तो एक होता है इसका फर्टिलाइजर DPT ऐसे करके कुछ नाम होता है इसका, ठीक है। और ये तो आप बोल सकते हैं एनिमल एक्सक्रिएटा, ये सब एग्जाम्पल है बच्चों मैन्योर और फर्टिलाइज़र का। समझ में आ गया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना। हम लोग चलते हैं इसके अलावा, एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको कुछ भी पसंद नहीं है, चुपचाप आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, चुपचाप से कुछ नहीं, बस आपको कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, हर्बिसाइड का यूज़ नहीं करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना है। हर्बिसाइड होता है ना जो हर्ब्स छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं ना, उसको मारने के लिए कीड़ा, उसको मारने के लिए जो केमिकल तैयार किया जाता है हम उसको बोलते हैं हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड छोटे छोटे कीड़ा को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। With the maximum input of organic manure, recycle farm waste, straw, lively stock excreta, use bio agent, जैसे कि आप लोग ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब हम लोग यूज़ करते हैं किस में, बायो फर्टिलाइजर्स में। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है ना कि ये ऑर्गेनिज्म से ही मिल करके बनते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा से, नीम का पत्ता से, हल्दी से, स्पेसिफिक ग्रेन स्टोरेज एंड बायो पेस्टिसाइड, हल्दी वगैरह का यूज़ करते हैं किस चीज़ में, उसको ग्रेन का स्टोर अगर करना है ना, तो बहुत सारा देखते होंगे हम लोग, ये सब नेचुरल तरीका है। नीम वगैरह रख दीजिएगा ना, उसका तीखापन से कोई आएगा नहीं, बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगता है नीम वगैरह से, ठीक है। और एक और तरीका है कि आप क्रॉप को अगर लगाएंगे ना, 3 तरह का क्रॉप होता है, एक होता है मिक्स्ड क्रॉप, एक होता है इंटर क्रॉपिंग और एक होता है क्रॉप रोटेशन।
ये सब डिस्कस किया जाएगा। पहले आप समझिए क्या क्या आप समझे। आप समझ लिए क्या? मैन्योर, आप समझ लिए फर्टिलाइज़र, मैन्योर में आप समझे फिर क्या? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फिर आप क्या समझे? कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फिर आप समझे मैम ग्रीन मैन्योर। ये सब देखो एक एक टॉपिक है, इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लिख के ले लो। चलो, टाइप्स ऑफ क्रॉप में हो गया आपका क्रॉप पैटर्न, हम लोग पढ़ने वाले क्रॉप पैटर्न। क्रॉप आप कैसे लगा सकते हैं, क्रॉप पैटर्न कैसे लंबे, या तो आप मिक्स कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉप, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया स्टूडेंट्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। 4-5 पार्ट में मैं ये कंप्लीट कर दूँगी चैप्टर। हैव अ गुड डे।